हर एक बच्चा वो चाहता है कि मेरे कारण मम्मी पापा खुश हो। सो मम्मी पापा का सबसे पहला काम क्या है मालूम है? बच्चे को खुश करने के लिए, बच्चे को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए मम्मी पापा का पहला काम है बच्चे के लिए खुद खुश होना शुरू कर दो। बच्चा वो नहीं करता जो हम कहते हैं, बच्चा वही करता है जो हम करते हैं। जो हम करते हैं जो है वो देखता है। वो अनकॉन्शियस माइंड से सब कुछ सीख रहा है। ड्यूरिंग दैट 9 months ऑफ टाइम यदि मम्मी एंड पापा रात को सोने से पहले अब कोई भी पॉजिटिव बुक, कोई भी इंस्पिरेशनल बुक, कोई भी लाइफ कोचिंग से रिलेटेड कोई भी बुक पढ़े जो उनको पसंद हो, तो वो हैबिट बच्चे के अंदर जाएगी। एक बच्चा जो मैथ्स में फेल होके आता है 45% ऑल ओवर लेके आता है एंड उसके पापा जब उसको डांटते हैं, बाजू वाले गौरांग को देख वो कितने मार्क्स लेकर आया है, गौरांग तो मैथ्स में 100 में से 100 लेकर आया है और देख उसके 92% आए हैं। इन तब बच्चा कहना चाहता है बट कह नहीं पाता क्योंकि वो इंट्रोवर्ट बच्चा है कि पापा आपकी बात सही कि मेरे आए 32 और उसके आए 92। पर एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे सबके सामने आपने मुझे टोक दिया, मैं भी आपको टोकूं तो आपने मेरा कंपैरिजन मार्क्स को लेकर किया, मैं भी ऐसा कहूँ कि गौरांग के पापा को देखो, वो भी तो आपके बचपन के दोस्त हैं। उनके घर पे 4-4 गाड़ियाँ पार्किंग में पड़ी हुई है, उनके पास 2-2 ड्राइवर है और उनका बैंक बैलेंस देखो। और मैं जब आपका कंपैरिजन उनके साथ करूँगा तो आप बोलेंगे घोरी कलयुग है, बच्चे बिगड़ गए हैं। पर मैं किसको जाके कहूँ कि मम्मी पापा बिगड़ गए। नमस्कार, लाइफ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं परिचित जोबनपुत्रा जी, जो एक जाने माने पेरेंटिंग कोच हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आज का ये एपिसोड मस्ट वॉच एपिसोड है जिसमें हम जानेंगे परवरिश और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, टिप्स और हम अच्छी परवरिश कैसे कर सकते हैं, अच्छे पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं और अपनी जीवन को खुशहाल कैसे बना सकते हैं, हम जानेंगे परिचित जी से। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। आज की इस फास्ट लाइफ में जब हम बात करते हैं लाइफ हो तो ऐसी, उस लाइफ हो तो ऐसी में हम हमेशा सोच रहे होते हैं एक आइडियल सिचुएशन हो, एक हैप्पी फैमिली हो, घर में हम घुसे तो बच्चे हंसते हुए हो, हमारा भी स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं जब हम हंसते हुए बच्चे को फैमिली में देखते हैं। पर फैमिली की इस फास्ट लाइफ में वर्किंग पेरेंट्स हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, फैमिली का जो सपोर्ट चाहिए बच्चे को वो उसको नहीं मिल पाता है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी आजकल उसके साथ नहीं है जो उसको गाइड कर सके। अब वो स्कूल से जब थका हुआ घर आ रहा है, घर में कोई नहीं है, नैनी मिल रही है, अगर नहीं भी है तो बच्चा किससे अपनी बात कहे। उसकी जो अकेलापन है कहीं ना कहीं वो उसके अंदर एक इमोशन लेकर आता है। कई बार वो ट्रॉमा हो सकता है, कई बार वो स्ट्रेस हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। और इस फ्रस्ट्रेशन में जब उसके हंसते हुए पेरेंट्स शाम को घर में घुसते हैं तो वो जो इन्वायरमेंट चाहिए लाइफ हो तो ऐसी वाला हमारा एक आइडियल हंसता खेलता परिवार, उसमें हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे उनको इस अकेलेपन से, इस लोनलीनेस से, इस एंगर से, एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से हम बच्चों को बचा सकते हैं। एक्सीलेंट क्वेश्चन। और ये प्रश्न आई थिंक ज़्यादातर जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। सो एज अ पेरेंट हम 2 एरिया है जहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, क्योंकि आज मम्मी पापा दोनों का काम करना ज़रूरी हो चुका है, राइट। सो ऐसे सिचुएशन में मम्मी एंड पापा पहली चीज़ कर सकते हैं कि जब भी बच्चे का स्कूल से आने का टाइम है, यदि घर पे कोई है तो वो सबसे बेस्ट है। बट यदि पॉसिबल नहीं है तो उस समय पे मैं भी वीडियो कॉल करते हुए या फ़ोन करते हुए बच्चे से आपस में थोड़ी सी 5 मिनट 7 मिनट बातचीत करें ताकि बच्चा लोनली फील ना करे, नंबर 1। नंबर 2, जब मम्मी पापा ऑफिस से घर पे आते हैं तब जब फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है उस समय पे पहली 4 मिनट 5 मिनट तूने होमवर्क किया कि नहीं, स्कूल कैसा था, या आज कोई कंप्लेंट तो नहीं आई, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ों को दूर रखते हुए मैंने तुझे आज पूरे दिन बहुत मिस किया है बेटा, आ जाओ, और ऐसा करके जादू की झप्पी दे दे। और उसको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, यदि हमने पर्टिकुलरली उसको स्पेसिफिकली यदि मैं कहूँ तो पर्टिकुलरली सर पे और पूरी स्पाइनल कोड के ऊपर, क्योंकि हमारे 7 चक्रास का रूट वहाँ पर आएगा, तो सहस्त्रा चक्र से लेके पूरे स्पाइनल कोड के ऊपर यदि उसको हाथ घुमाए जादू की झप्पी देते हुए तो पूरे दिन का कुछ भी फ्रस्ट्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगा। बिकॉज माता पिता के प्यार में
उतनी बड़ी ताकत है कि कोई मेडिकेशंस जो काम नहीं कर सकते वो मम्मी पापा का प्यार कर सकता है, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी पर्टिकुलरली बच्चा हमारे सामने आता है कुछ भी वस्तु एक्सप्रेस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो बच्चे की एक अपेक्षा है, क्या? वो खुद के कारण मम्मी पापा को खुश देखना चाहता है। अब यूनिवर्स में देख ले तो हर एक बच्चा वो चाहता है कि मेरे कारण मम्मी पापा खुश हो। सो मम्मी पापा का सबसे पहला काम क्या है मालूम है? बच्चे को खुश करने के लिए, बच्चे को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए मम्मी पापा का पहला काम है बच्चे के लिए खुद खुश होना शुरू कर दो। तो जब भी बच्चा कोई भी छोटे से छोटा काम करे, तो मैं भी शायद आपका अनुभव रहा होगा, बच्चा साइकिल चलाए या कुछ भी करे, वो सबसे पहले मम्मी पापा को दिखाना चाहता है, जस्ट बिकॉज उसको अपना अस्तित्व जिसके कारण है वो दो व्यक्ति का वैलिडेशन चाहिए। तो यदि हमने बच्चे ने कोई भी काम किया एंड उसको हमने स्माइल के साथ देखा तो वो काफ़ी है। और इसीलिए मंत्र देना चाहता हूँ, बच्चे को हमारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को जस्ट हमारे ध्यान की ज़रूरत है। सो हम उसको क्या करना ना कैसे करना वो सारी चीज़ों को साइड पे रखते हुए हम वो जो कर रहा है उसको जस्ट खाली ध्यान से देखना शुरू करें। एंड वो जो कर रहा है उसको यदि हम फिजिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में लाइक करेंगे तो बच्चे को इंस्टाग्राम की लाइक या फेसबुक की लाइक के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वो डिजिटल चीज़ों में या डिप्रेशन या वो सारी चीज़ों में जा रहा है जस्ट बिकॉज उसको रियल वर्ल्ड में जो लाइक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सो मुझे लगता है ये दो चीज़ों से डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चा डिजिटल उसमें जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल देख रहा होता है और वो क्या देख रहा होता है उसका भी कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि अकेला होता है, पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते हैं और उसके बाद वो एडिक्शन हो जाता है एक तरीके से। तो इस एडिक्शन बहुत बड़ा सिर दर्द है पेरेंट्स के लिए भी। और खुद आप घर में भी देखेंगे पेरेंट्स भी घुसते ही उनको अपने बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं और वो अपना मोबाइल वगैरह देख रहे होते हैं। तो एडिक्शन पेरेंट्स में भी है। तो दोनों ही इस चीज़ को दूर कैसे कर सकते हैं? एक्सेलेंट। सो पहली चीज़ जो हम ध्यान में रखें, एटलीस्ट क्योंकि आज सोशल मीडिया एंड इंटरनेट एंड मोबाइल ये चीज़ें ज़रूरी है फॉर द प्रोफेशनल लाइफ। शायद लोग ये फैमिली को खुश रखने की पॉडकास्ट भी अपने मोबाइल से या कैमरे से या काइंड ऑफ फ़ोन या टैबलेट उसी से देख रहे होंगे। सो ये चीज़ को नंबर वन हम अवॉइड नहीं कर सकते आज के समय में। वो अब काइंड ऑफ नेसेसिटी हो चुकी है आज हर एक फैमिली की। बट एक चीज़ का हम ख्याल ये रख सकते हैं एंड दैट इज़ कि टेक्नोलॉजी के कारण दूर के लोग काफ़ी करीब आ गए हैं। बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ फेसबुक, बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप, बिकॉज ऑफ वीडियो कॉल दूर के लोग काफ़ी करीब आ गए हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि करीबी लोग काफ़ी दूर हो गए हैं। ये बिल्कुल तो जो फैमिली मेम्बर्स थे वो दूर हो गए हैं। सो टेक्नोलॉजी वो सबसे बेस्ट है कब? कि जब हमें प्रोफेशनल लाइफ के लिए कोई काम करना है, हमारा मैसेज है, हमारा प्रोडक्ट है, हमारा सर्विस है, वो दुनिया तक पहुंचाना है, उसके लिए इंस्टाग्राम, उसके लिए यूट्यूब वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बट व्हेन इट कम्स टू द फैमिली लाइफ, हम वो ब्रेक मारे, हम वहाँ पर घर पे आने के बाद स्क्रीन का कम से कम इस्तेमाल करें। मैं कहता हूँ हर बार कि जब पापा के ऊपर रात के समय पे बच्चे के साथ धमाल मस्ती करते वक्त, बातचीत करते वक्त या संडे के दिन किसी क्लाइंट का फ़ोन आए एंड पापा यदि बोल दे कि मैं अभी बेटे के साथ हूँ, मेरा हॉलीडे है, मेरा फैमिली टाइम चल रहा है, हम धमाल मस्ती कर रहे हैं, मैं कल बात करता हूँ। तो यदि पापा को ऐसा कहते हुए जो बच्चे ने सुना हुआ है, तो यही बच्चा जब कॉलेज में जाएगा और वो मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा और उसके फ्रेंड का फ़ोन आएगा तो बोलेगा नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ, मम्मी पापा के साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। सो हम फैमिली टाइम को, और स्पेसिफिकली सभी लोगों का जो फैमिली टाइम है उसको प्रायोरिटी देना शुरू करें, राइट? क्योंकि हमें लगता है कि फैमिली मेम्बर ही तो है, तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। क्योंकि आज के समय में संस्कार देने के लिए और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, फैमिली को यूनाइटेड होना ज़रूरी है। तो घर पे आने के बाद हो सके उतना काइंड ऑफ इंटरनेट या इंस्टाग्राम या वो सारी चीज़ों का हम कम इस्तेमाल करें। नंबर 2, डिवाइस फ्री डिनर रखें। तो जब भी हम घर पे बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, तो हम आपस में बातचीत करें कि ऑफिस में मम्मी का क्या रहा, पापा का क्या रहा, बच्चे का स्कूल का दिन कैसा रहा, कौन सा चैलेंज आया, उसको कैसे ओवरकम किया। सो मेरा ये मानना है कि काइंड ऑफ जो फैमिली के साथ डिनर करना है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी का काम कर सकता है। बिकॉज वहाँ पर मम्मी एंड पापा और बाकी के फैमिली मेम्बर्स की जितने भी एक्सपीरियंसेस है वो बच्चे को सीखने को मिल सकते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिवली।
सो मुझे लगता है ये 2 काम करें तो बहुत ही अच्छा एज ए रिजल्ट मिल रोल सकता है। मॉडल पहले हमको गिव अप, पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स गिव अप करें, yes. पहले साइड में चीज़ें रखें, बच्चा आपको देखेगा, बच्चा खुद सीखेगा। सो इसलिए कहता हूँ बच्चा वो नहीं करता जो हम कहते हैं, बच्चा वही करता है जो हम करते हैं। जो हम करते हैं जो है वो देखता है, वो अनकॉन्शियस माइंड से सब कुछ सीख रहा है और सीख करके कर रहा होता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये जो बच्चा सीख रहा है, जैसे आपने कहा बच्चे की तरफ ध्यान भी देना है, तो आजकल माइंडफुल एजुकेशन, माइंडफुलनेस की बहुत बात चल रही है, मेडिटेशन, तो इसमें भी कुछ रोल हो सकता है कि हम बच्चे को कब से सिखाएं, या कोई एक एज लिमिट है कि इस एज लिमिट से माइंडफुलनेस शुरू करनी चाहिए, कब से शुरू की जाए, ऐसा कुछ है? एक्सेलेंट। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब वो माइंडफुल ही होता है। जब बच्चा छोटा है, मे बी कोई भी छोटे से बच्चे को सोते हुए आप देखेंगे तो उसकी सांस नाभि से ही चल रही होगी, वो मेडिटेटिव अवस्था में ही होता है। बट माइंडफुलनेस अब सिखाना क्यों पड़ता है? क्योंकि उसको बचपन में डर दिखाया गया। सो जैसे ही डर का चक्र एक्टिवेट होना शुरू होगा, वैसे उसकी जो सांसें नाभि तक जा रही थी वो धीरे धीरे शॉर्ट सांसें होनी शुरू हो जाएगी, फिर माइंडफुलनेस सिखानी पड़ेगी। सो पहली चीज़, बच्चे को यदि हम डराएंगे नहीं, बच्चे को यदि कोई नेगेटिव सजेशन नहीं देंगे, बिकॉज इट इज सेड कि बच्चा जब 18 साल का होता है तब तक उसने 5 लाख बार नो सुना होता है। डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, एंड इसलिए बच्चा बड़ा होकर डोंट डू ही बन जाता है। राइट मैंने उसको जब भी कोई कुछ काम करना होगा, फिर मम्मी पापा हमारे पास काउंसलिंग में लेकर आते हैं कि बच्चा मोटिवेटेड नहीं है, बच्चा स्टडी के लिए मोटिवेटेड नहीं है, बच्चा करियर के लिए मोटिवेटेड नहीं है। बट वो बच्चे ने 5 लाख बार नो सुना है एंड सिर्फ 5,000 बार उसने येस सुना हुआ है। सो हम यदि बच्चे को नेगेटिव प्रोग्रामिंग करना बंद कर दे, फॉर एन एग्जाम्पल, एक बस स्टॉप पे बच्चे को स्कूल पे ले जाने के लिए 2 मम्मी और 2 बच्चे वेट कर रहे हैं, एंड उसी समय पे वो रोड साफ़ करने वाला मज़दूर वहाँ से गुजरता है, वो सफाई कर रहा था। तो एक मम्मी वो मज़दूर को दिखा के बोलती है, वर्कर को दिखा के बोलती है कि पढ़, देख तू पढ़, नहीं पढ़ेगा तो इसके जैसे काम करने पड़ेंगे। एंड दूसरी मम्मी उसी को दिखाते हुए कहती है कि देख तू पढ़ेगा तो ऐसे इसके जैसे 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएगा, तू अपनी फैक्ट्री खोलेगा तो ये लोगों को तू जॉब पे रख पाएगा, उनकी लाइफ तू बेहतर कर पाएगा, बेटा उसके लिए तुझे पढ़ना है। राइट, सो इंटेंशन इज सेम कि पढ़े। बट जब वो बच्चा नेगेटिव चीज़ें देखता है कि मुझे मम्मी वर्कर के साथ या रिक्शा चलाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, वो बोल देते हैं पेरेंट्स, तो बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा पेरेंट्स के लिए एंड वो एजुकेशन के लिए, दोनों के लिए नेगेटिव हो गया। सो यदि हम बच्चों को माइंडफुल करना चाहते हैं तो कम से कम जितनी कम एज में करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बट माइंडफुलनेस से पहले मुझे ये लगता है पहली पॉजिटिविटी हमारी शुरू होनी चाहिए। एंड फिर नंबर 2, बच्चा जब छोटा हो तभी से मे बी मम्मी एंड पापा मे बी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकती है, कोई भी मेडिटेशन हो सकता है, वो सारी चीज़ें करने की शुरुआत करें। एंड जैसे घर में सभी साथ में बैठ के खाना खाते हैं, सभी साथ में बैठ के टीवी देखते हैं, तो क्यों ना सभी साथ में बैठ के मेडिटेशन के लिए आधा घंटा बैठें। एंड मुझे लगता है दैट विल बी द बेस्ट फैमिली रिक्रिएशन, कि जहाँ पर सभी लोगों का माइंड शांत होगा तो फैमिली ऑटोमेटिकली अच्छे से ग्रो करेगा। पर इस अवेयरनेस में आना कि हमें मेडिटेशन करना है, एक साथ बैठना है, अवेयरनेस में आने के लिए पेरेंट्स को भी कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। पेरेंट्स से ही शुरू होगा, तो पेरेंट्स अपने लिए ऐसा क्या करें कि ये ऐसा माहौल घर में बन पाए कि बच्चा उसको फॉलो करे? सो वेरी फर्स्ट थिंग, जब भी हम कोई अच्छी चीज़ बच्चों से करवाना चाहते हैं, माने हेल्दी खाना खाए या मेडिटेशन करे वगैरह वगैरह, तो 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। वेरी फर्स्ट थिंग कि वो हम करें, इन बच्चों से करवाने की अपेक्षा ना रखें। वेरी फर्स्ट थिंग, जब भी हम कोई भी अच्छी चीज़ बच्चे को फोर्सफुली करवाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा उसके लिए नेगेटिव हो जाता है। सो पावलोज राइट, वो डॉग के ऊपर जो पर्टिकुलर रिसर्च किया गया कि वो रोटी के साथ यदि घंटी को जोड़ा गया तो रोटी नहीं मिल रही थी, बट फिर भी घंटी की आवाज़ आ रही थी, वहाँ पर डॉग दौड़ के जा रहा था विद द होप कि मुझे रोटी मिलेगी। एंड एट द वेरी सेम टाइम दूसरे रूम में दूसरे डॉग के प्रति वो जैसे ही रोटी खाता था उसको करंट मिलता था, रोटी खाए करंट मिले, रोटी खाए करंट मिले। अब वो सिस्टम को हटा लिया गया। तो नाउ अब जब पर्टिकुलरली वो रोटी सामने आती थी, वो खाना नहीं खाता था, वो भूखा मरना चाहता था बट वो खाना नहीं चाहता था।
सेम थिंग यहाँ पर होता है विद द गुड और बैड। यदि अच्छी चीज़ को लेकर भी हम फोर्सफुली बार बार रिपीटेटिव कहते रहेंगे, बच्चा वो मेडिटेशन से भी ऊब जाएगा। एंड मैं देखता हूँ काफ़ी सारे स्पिरिचुअल फैमिलीज़ के अंदर कि उनके बच्चे वो स्पिरिचुअलिटी को या वो लीगेसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा ने बचपन से वो फोर्सफुली करा हुआ है। सो वेरी फर्स्ट थिंग हम खुद करें। एंड नंबर 2, जब भी हम डिनर कर रहे हैं या जब भी हमारा कोई गेट टुगेदर है, बच्चा भी सुन रहा है, तो इनडायरेक्टली उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ वो आप बताने की शुरुआत करें, एटलीस्ट डिस्कस करें। सो जब वो बच्चा इनडायरेक्ट वे में सुन रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट उसके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग हो रहा है। तो उसको मैं कहता हूँ सीड अप्रोच एंड दूसरा होता है स्विच अप्रोच। 95% से ज़्यादा पेरेंट्स क्या करते हैं? स्विच अप्रोच। स्विच इज़ व्हाट? मैंने स्विच ऑन किया, लाइट चालू होना चाहिए। एंड सीड इज़ व्हाट? कि मैंने सीड डाला, पानी डाला, तो मुझे पता है एक दिन में पौधा होने वाला नहीं है। उसको मैं खाद पानी देके नर्चर करूँगा और 6 महीने के बाद प्लांट ग्रो करेगा। तो सेम वे जो अच्छाई है, जो कोई भी अच्छी क्वालिटी है, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, पॉजिटिव बुक का रीडिंग करना है, हेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप करना है, वो सारी चीज़ों को हम स्विच अप्रोच में लेके ना जाए कि मैंने बोला हेल्दी खाना खा, मैंने बोला कि पिज्ज़ा मत खा, तो वो अभी से चालू नहीं होगा। उसको हम स्विच अप्रोच की जगह सीड अप्रोच पे लेके जाए। हम अच्छी चीज़ें करेंगे, बार बार करेंगे, लगातार उसका डिस्कशन करेंगे, इन बच्चे के सराउंडिंग वो एनवायरनमेंट तैयार करेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा एंड बच्चा कहेगा कि मम्मी पापा आप इतने खुश हो, आप इतने शांत हो, तो क्यों हो? एंड फिर जब मम्मी पापा बोले कि बेटा बिकॉज ऑफ दिस मेडिटेशन, बिकॉज ऑफ दिस माइंडफुलनेस, एंड फिर यदि बच्चे ने उसका स्वीकार किया तो जीवन पर्यंत मम्मी पापा ना होने के बावजूद भी वो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी वो मेडिटेशन को रखेगा, जो नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा। वो इतने बेनिफिट अपने हाथों से देखेगा, आंखों से देखेगा, उसको फील करेगा, तो डेफिनेटली वो अपनाने की कोशिश करेगा। पहले हमें उसको विश्वास दिलाना है, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा 100%। तो मेडिटेशन, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट भी मेडिटेशन पर बहुत जोर देती है, पिरामिड एनर्जी पर बहुत जोर देती है, और मेडिटेशन के तो बहुत से बेनिफिट हैं। तो आपने ये जो पेरेंटिंग कोच ऐसे आपने अप्लाई किए होंगे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपके पास होंगे जिससे आपने उसका फ्रूटफुल रिजल्ट देखा होगा मेडिटेशन का, तो इससे रिलेटेड कुछ आप बताइए थोड़ा सा। ज़रूर से। सो वेरी फर्स्ट थिंग, जैसे मेरा और मेघा मेरी वाइफ दोनों का पर्टिकुलर मेडिटेशन करना या अध्याय के आने से पहले का गर्भ संस्कार, वो सारी चीज़ों को फॉलो करना, हवन वगैरह करना, मेडिटेशन वगैरह करना, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने हमारे सन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखी हुई है। एट द वेरी सेम टाइम काफ़ी सारे पेरेंट्स जो कंप्लेन लेकर आते हैं कि कंपैरेटिवली बच्चा ADHD है या ADD है, काइंड ऑफ बच्चा एक जगह पर बैठ नहीं पाता, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, वो बच्चों को भी जब मेडिटेशन करवाया जाता है तो वो बच्चों के अंदर भी जो मेडिकेशन से चेंज आए उससे ज़्यादा पॉजिटिव चेंज कंपैरेटिवली थ्रू मेडिटेशन आते हैं। एंड एट द वेरी सेम टाइम जो रिसर्च शो करता है कि जनरली बच्चों का जो ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि बच्चों का ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है एंड जो प्री फ्रंटल लोब है, जो डिसीजन मेकिंग को लेकर काम करता है, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, वो हमें ये दर्शाता है। और पीछे के जो 3 लोब्स है कॉल्ड दी काइंड ऑफ PTO, दैट इज़ द पैरेटल लोब, टेम्परल लोब एंड ऑसिपिटल लोब, ये ब्रेन का इनपुट सिस्टम है जहाँ से सारा डेटा अंदर जाता है, राइट। सो उस समय पे जो एक बच्चा है या टीन एज बच्चा है, उसको व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड वो समझ में नहीं आता है, इसलिए उसके दोस्त उसको कोई गलत चीज़ दिखाएंगे तो वो खाना या वो पीना चाहेगा, या वो ड्रग्स या स्मोकिंग या ड्रिंकिंग कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, वो जो सोचने वाला हिस्सा है उसको डेवलप होते होते 18 से 20 साल हो जाते हैं। बट रिसर्च ये शो करता है कि जो समय पे व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो उसका सीधा इफेक्ट उसके प्री फ्रंटल एंड फ्रंटल लोब को डेवलपमेंट के ऊपर होता है। सो यहाँ पर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, जिसको शायद हमारे ऋषि मुनियों ने थर्ड आई कहा हुआ था, राइट। एंड आज का जो साइंस है वो उसको फ्रंटल लोब कहता है कि ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, रिचार्ज होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, माने हंसा की न्याया,
हंस किया न्याय इज व्हाट, हंस को यदि हमने एक पर्टिकुलरली कटोरी के अंदर पानी और दूध दोनों दिया तो हंस क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ दूध पिएगा, पानी को छोड़ देगा। माने जो गुड है उसको ले लेगा, जो बैड है उसको छोड़ देगा। सेम वे यदि बच्चे ने मेडिटेशन किया हुआ है, उसका मन यदि शांत है तो वो समाज में जाएगा, खराब चीज़ें देखेगा और वो रहने वाली है, उसको हम मिटा नहीं सकते, बट वो खराब चीज़ों को खुद के जीवन के लिए चूज कभी नहीं करेगा। उसके लिए मेडिटेशन अत्यंत ज़रूरी है। ये समझदारी उसमें आ जाती है और बहुत जल्दी आ जाती है मेडिटेशन। यस, अदरवाइज 20 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। बट यदि मेडिटेशन करेगा तो आने वाले 4 से 6 महीने में पेरेंट्स डेफिनेटली बच्चों के अंदर पॉजिटिव चेंज देखेंगे। हाँ, तो जैसे आप बता रहे थे कि गर्भाधान संस्कार होता है, तो ये जो पेरेंटिंग है ये बच्चा इस दुनिया में आए उसके बाद से शुरू करनी चाहिए या गर्भ धारण करने से पहले से शुरू करनी चाहिए, या गर्भ धारण का जो समय है वो जो 9 मंथ का ड्यूरेशन है उसमें भी करनी चाहिए? वेरी फर्स्ट थिंग, अभी जो परिस्थिति हो जहाँ से अवेयरनेस आए वहाँ से शुरू करनी चाहिए। सो यदि हमारी कम्युनिटी में या व्यूअर्स में जिनका पर्टिकुलर बच्चों का प्लानिंग चल रहा है या शादी हुई है तो उनको तब से शुरुआत करनी चाहिए। अब बच्चा बड़ा हो चुका है तो उनको ऐसा टेंशन नहीं लेना चाहिए कि मेरा बच्चा तो 5 साल का हो गया, उसको गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। गिल्ट की जगह पर ग्रेस होना चाहिए। बिल्कुल, कि अभी मुझे अब पता चला, थैंक गॉड कि मेरा बच्चा 15 साल का नहीं है ना, और 15 साल का यदि है बच्चा और आप अभी देख रहे हैं तो डोंट वरी, बी थैंकफुल, बी ग्रेसफुल कि मेरा बच्चा 25 का तो नहीं है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, जहाँ से हो, जहाँ से पता चले वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। बट यस, जो लोग प्लान कर रहे हैं उनको मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि मदर एंड फादर का शांत होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। पीसफुल एंड मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, हम जो सोल को लाना चाहते हैं, राइट, जैसे हम खाना खाने से पहले भी यदि कोई रेस्टोरेंट में जाए उससे पहले हम कोई भी गेस्ट को या सामने वाले व्यक्ति को पूछेंगे कि आप कौन सा क्यूजिन खाना चाहते हैं, साउथ इंडियन खाना चाहते हैं, पंजाबी खाना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली वो जगह पर जाएंगे। तो सोचिए एक समय का एक डिनर भी हम चूज़ करते हैं कि कौन सा क्यूजिन चाहिए। तो एक ऐसी सोल जो हमारे घर में हमारे साथ रहने वाली है कई सालों तक, जिसको हम हमारे जीवन का सारा पैसा, सारी खुशियाँ, सब कुछ मानने वाले हैं और उसको देने वाले हैं, वो बच्चे के लिए क्या हमें चूज़ नहीं करना चाहिए? सो वेरी फर्स्ट थिंग, नंबर 1, मम्मी पापा मेडिटेटिव रहे, माने शांत हो, कूल डाउन होते हुए पॉजिटिव माइंड के साथ अपने बच्चों के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी चाहते हैं वो सबसे पहले लिखे। नेगेटिव नहीं चाहिए वो नहीं, जो पॉजिटिव चाहिए वो लिखे। एंड उसको लेकर जैसे जर्नल राइटिंग टाइप, अफर्मेशन देना, यस, एंड वो करने के बाद वैसा कोई व्यक्ति यदि उनके माइंड में आता है तो उसकी वो क्वालिटी या उसका वो पिक्चर माइंड में क्रिएट करे एंड वो रोज़ विजुलाइज करे, या रोज़ मम्मी पापा दोनों हाथ मिलाते हुए, राइट, वो रोज़ रात को सोने से पहले वो कहे कि हम ऐसी सोल को इनवाइट करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं। थैंक गॉड, थैंक यू गॉड कि आपको, हमें ऐसी सोल को आप हमारे साथ हमारे जीवन में भेज रहे हो। एंड देन आफ्टर यदि मम्मी पापा प्लान करेंगे तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिव सोल हमारे जीवन में आएगी। एंड देन आफ्टर पेरेंटिंग की शुरुआत होती है। सो इट इज़ नॉट कि जस्ट हमने आटा अच्छा गुना तो रोटी या पराठा अच्छा बनेगा, उसके बाद भी प्रोसेस। काफ़ी सारे पेरेंट वैसा सोचते हैं कि हमने खाली उतना कर लिया फिर हो गया। नो, उसके बाद में अच्छी सोल आई, बट जैसे एक अच्छी गाड़ी आ जाए फिर उसका अच्छा सर्विसिंग एंड अच्छा मेंटेनेंस भी होना ज़रूरी है। सो उसके बाद में पर्टिकुलरली सर्विस एंड मेंटेनेंस वाला पार्ट होगा। बट यस, गर्भ संस्कार करेंगे तो अच्छी वाली गाड़ी होगी, स्ट्रॉन्ग कार होगी, तो मेंटेनेंस के बाद भी वो लंबे समय तक चल पाएगी। सो उसके लिए ज़रूरी है कि हम गर्भावस्था से ही फोकस करें एंड लेटर ऑन फिर मेंटेनेंस एंड सर्विसेज के लिए पेरेंटिंग की टिप्स के ऊपर फोकस करें। तो इस ड्यूरेशन में क्या करना चाहिए जब आपने धारण कर लिया? अब गर्भ धारण करने में हम ऐसा क्या करें कि एक अच्छा, जो हम एक आइडियल चाइल्ड चाहते हैं वो हमारे अंदर आए और हम उसको जन्म दे सकें? सो वेरी फर्स्ट थिंग जो हमने बात करी कि हम वो क्वालिटीज़ को लिखेंगे। नंबर 2, जब भी मम्मी पापा रात को मिलते हैं एंड वो सोल को बुलाने के लिए, जब भी वो प्यार कर रहे एक दूसरे को, उससे पहले वो ईश्वर को या पॉजिटिव एनर्जी को वो क्या करेंगे, थैंकफुल होंगे। वो आ गई सोल हमारे पास, हमने कंसीव कर लिया। अब ये जो मम्मी एंड पापा को, यस, अब वो जो क्वालिटी है जो उन्होंने लिखी हुई थी, अब वो क्वालिटी
वो खुद जीना शुरू करें। राइट, सो मैंने ऐसा कहा हुआ था कि मेरा बच्चा रीडिंग करे, नॉलेजेबल हो। तो अब मम्मी को क्या करना है, अब मम्मी को वो जो क्वालिटीज सोची हुई थी वो क्वालिटीज के आधार पे मम्मी को एक्ट करने की शुरुआत करनी है, पापा को एक्ट करने की शुरुआत करनी है। सो ड्यूरिंग दैट 9 months ऑफ टाइम यदि मम्मी एंड पापा रात को सोने से पहले अब कोई भी पॉजिटिव बुक, कोई भी इंस्पिरेशनल बुक, कोई भी लाइफ कोचिंग से रिलेटेड कोई भी बुक पढ़े जो उनको पसंद हो, तो वो हैबिट बच्चे के अंदर जाएगी। आजकल क्या होता है कि मम्मी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही है, बिल्कुल राइट। सो वो बच्चे का प्रोग्रामिंग वहाँ से वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। उस समय पे मम्मी यदि लोनली फील कर रही है तो वो बच्चा भी वो सेम चीज़ फील कर रहा है। हाँ। सो मम्मी जो खाना खा रही है उसका जितना असर उसके दिमाग के ऊपर होता है, उससे कई गुना ज़्यादा मम्मी जो सोच रही है उसका असर होता है। भी काउंसलिंग के लिए आए हुए थे, सो साउथ अफ्रीका में कहीं पर थे, एंड फिर वो वहाँ से इंडिया आए फॉर द काउंसलिंग। एंड वो जब पर्टिकुलरली आए तो उनका सन अराउंड 12 years की एज, एंड वो हमेशा कहता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। क्या बोलता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे मर जाना है। एंड वैसा करते हुए घर के कांच तोड़ देना या बैट लेके कार के कांच तोड़ देना, ऐसा कभी भी वो एग्रेशन में आ जाएगा। एंड जब भी वो काउंसलिंग के लिए आए, बातचीत हुई, काफ़ी सारे पैरामीटर्स के ऊपर काम किया, एंड देन आफ्टर मैंने पूछा कि हाउ वाज योर प्रेगनेंसी, एंड तब उन्होंने कहा कि अभी ये मेरे सेकंड मैरिज है, एंड फर्स्ट मैरिज में जो भी हस्बैंड थे ही वाज वेरी अब्यूसिव, एंड मुझे पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मुझे घर के अंदर बांध के रखा हुआ था। एंड बिकॉज ऑफ दैट उस समय पे मेरी थॉट कि मैं लोनली फील करती हूँ, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, एंड इसीलिए मुझे वो घर से बाहर निकाले, रूम से बाहर निकाले, इसके लिए मैं कांच और बाकी की जो भी चीज़ें थी वो उस समय पे फोड़ा करती थी, ताकि मुझे आसपास में से कोई भी आके बाहर निकलने के लिए कोशिश करे। सो वो जो प्रिंट था वो बच्चे के अंदर गया हुआ था, एंड बच्चा 12 साल पे 13 साल पे वो सेम टेंडेंसी को रिपीट कर रहा था। ना वो पापा नहीं है, ना वो परिस्थिति या प्रॉब्लम नहीं है, बट वो प्रोग्रामिंग हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, तो अब वो प्रिंट का कॉपी आ रहा है। सो इसीलिए मम्मी उस समय पे अपने विचारों के ऊपर, और पापा का काम है वातावरण पॉजिटिव देना, मम्मी का काम है विचारों को पॉजिटिव करना, पॉजिटिव रखना। क्योंकि वो जो भी आज हम करेंगे या जो सोचेंगे वो परमानेंट उसकी लाइफ को इफेक्ट करने वाला है। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो एंगर एंग्जाइटी इशू से, मेरे ख्याल से इसी टाइम को ट्रॉमा जो माँ ने सहा होता है, लोनलीनेस जो माँ के अंदर होती है, वो लेकर के आ जाते हैं। अब बच्चा हो गया, स्टबॉर्न भी हो जाता है, चिल्लाता है, चीखता है, घर का माहौल खराब। तो ऐसे बच्चों को हम क्या से टैकल करें? अब आ गया बच्चा, उसको भी तो टैकल करना है, बिल्कुल, उसको अच्छी से परवरिश देनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? सो वेरी फर्स्ट थिंग, बच्चा जब भी जिद करता है तो उसको ज़्यादातर क्या करना है, उसको कोई ना कोई टॉय चाहिए या कुछ ना कुछ चीज़ वस्तु चाहिए। तो वेरी फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, बच्चा जब भी कोई भी चीज़ वस्तु पहली बार कहता है, प्यार से कहता है, एंड वो चीज़ वस्तु उसके लिए काम की हो और उसके लिए ज़रूरी हो, तो हम इमीडिएटली उसको दिला दे, उसको सेकेंड टाइम बोलने का मौका ना दें। वेरी फर्स्ट थिंग। सो मे बी उसने कलर्स मांगे, उसने स्केच पेन या समथिंग कुछ भी मांगा, हमें लगता है कि वो उसके लिए ज़रूरी है एंड वो नॉन टॉक्सिक चीज़ें हैं, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसकी एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उसको इमीडिएटली दिला दे। वेरी फर्स्ट थिंग। सो नाउ उसका प्रोग्रामिंग नहीं हो रहा है कि मैं जिद करूँगा बाद में ही मिलेगा, मैं प्यार से कहूँ तो भी मुझे मिल सकता है, वो एक चीज़ उसको मिलती है। नाउ नंबर 2, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जैसे आइसक्रीम हो गया, उसको कफ है, उसको बुखार है, फिर भी उसको बाहर का पिज्ज़ा खाना है, तो उसके लिए हम नो कहें तो उसका सिंपल सा मतलब होना चाहिए नो। कई बार क्या होता है कि मम्मी नो कहती है एंड पापा वो चीज़ वस्तु दिला देते हैं, एंड इसीलिए 2 चीज़ होती है। वेरी फर्स्ट थिंग, बच्चे को पता चलता है कि मम्मी से ज़्यादा पापा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि पापा पैसे लाते हैं। एंड नंबर 2, पता चलता है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मैंने जिद करके बोला, पर जब इतनी ऊंची आवाज़ पे मैंने बात किया तो मम्मी पापा ने परेशान होके, मुझसे पक के परेशान होके मुझे चीज़ को दिला दिया। तेज आवाज़ से काम हो जाता है। सो नाउ दूसरी बार भी वो क्या करेगा, वो लेवल पे जाएगा, फिर वो चीज़ वस्तु मिलेगी। नाउ 3 बार 4 बार 5 बार वो पेवलोस लॉ की तरह वो डॉग का प्रोग्रामिंग हो गया, ऐसे में बच्चे का प्रोग्रामिंग हो गया। नाउ अब उसका वो पैटर्न बन गया, वो उसका हैबिट हो गया। सो अब हम बच्चे को क्या कहेंगे कि बेटा आप जब ऊंची आवाज़ में बात करते हो मुझे समझ में नहीं आता, आप जब ऊंची आवाज़ में बात करते हो तो समझ मुझे आपको वो चीज़ वस्तु दिलाने की इच्छा नहीं होती। सो इसीलिए घर में हमारा रूल है कि हम प्यार से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। तो बेटा आप यही चीज़ को मुझे प्यार से बता सकते हो,
बच्चे को भी लिमिट करना ज़रूरी है। लिमिट करना ज़रूरी है। सो वेरी फर्स्ट थिंग कि वो हम उसको दिलाए नहीं, एंड नंबर 2 हम उसको बोलेंगे कि बेटा ऊंची आवाज़ में बात करोगे तो कभी नहीं मिलेगा, इंस्टेड ऑफ प्यार से बात करो तो हम आपको वो चीज़ दिलाएंगे। सो यदि उसने प्यार से बात की, हमने वो चीज़ उसको दिलाई, तो ना उसका पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो रहा है। और एक्चुअली कई बार बच्चों की जो ज़िद होती है, तो बच्चे की वो चीज़ चाहिए, उसकी ज़िद है, उसके सामने मम्मी पापा को नहीं दिलाना वो भी तो ज़िद है। yes मम्मी पापा भी जिद्दी है। मम्मी पापा भी ज़िद्दी है। वो ज़िद तभी टिकेगी जब सामने ज़िद हो, प्यार तभी टिकेगा जब सामने से प्यार हो, गुस्सा भी तभी टिकेगा जब सामने से कोई गुस्सा करने वाला हो। तो बच्चा जिद कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि सामने भी कोई टिकी हुई जिद है। तो वहाँ पर थोड़े से हम लेट डाउन करें तो बच्चा भी लेट डाउन करेगा ही करेगा। और हम पहले से घर के अंदर नियम बनाए कि बेटा हम आपस में हमेशा प्यार से और रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, बट वो सेम चीज़ मम्मी पापा को भी बच्चे के लिए फॉलो करनी है। सो मम्मी पापा भी बच्चे से रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो वो बच्चा भी आपस में रिस्पेक्टफुली बात करेगा ही करेगा। और ऐसी ये जो सिचुएशन है डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ पर ज़्यादा होती है, हस्बैंड वाइफ के वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं और चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं, वाइफ हस्बैंड की नहीं सुन रही, हस्बैंड वाइफ की नहीं सुन रहा, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है 100%। एंड इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादातर कई बार मम्मी बनने के बाद वाइफ बनना भूल जाती है, एंड पापा बनने के बाद हस्बैंड बनना भूल जाते हैं। एंड इसीलिए वो बच्चा कैसा, कोई मुझे पूछे कि बच्चा कैसा, तो मैं कहूँगा बच्चा आपकी रिलेशनशिप से आया है, तो बच्चा कैसा आपकी रिलेशनशिप के जैसा। सो यदि रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, बॉन्डेशन स्ट्रांग होगा, टीम वर्क होगा, तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा। सो उसके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि मम्मी एंड पापा का रिलेशनशिप अच्छा हो। इन केस आर्ग्यूमेंट होती है तो 2 चीज़ हम ध्यान में रखें। वेरी फर्स्ट थिंग कि मम्मी पापा के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई एंड वो बच्चा देख रहा है, तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है। बट उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ें। वेरी फर्स्ट थिंग कि जब भी ऐसा कुछ होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, तो वहाँ पे रुक जाए, और जब बच्चा स्कूल पे जाए या हम दोनों वॉक पे चले जाए हस्बैंड एंड वाइफ, एंड देन आफ्टर हम आपस में बात कर ले कि भाई मेरा ऑप्शन ये है, आपका ऑप्शन ये है, पर मुझे लगता है हम ये करेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा बच्चे के लिए, फैमिली के लिए। वैसा हम डिस्कस करें, आर्ग्यू ना करें, नंबर 1। एंड नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ही पर्टिकुलरली इन केस गुस्से में बात कर ली, ऊंची आवाज़ में बात हो गई, बच्चे ने देख लिया, तो ना उसके बाद में हम इमीडिएटली बच्चे के पास जाएं, दोनों हाथ पकड़ते हुए जाए और कहे कि बेटा मे बी शायद मम्मी या पापा ने गुस्से में वैसी बात बोली हो सकती है जो शायद मम्मी पापा मीन नहीं करते। राइट? जैसे आप और बहन के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है और ऊंची आवाज़ में आप बोल देते हो कि तू मेरी बहन नहीं है या तू मेरे अच्छी मम्मी पापा नहीं हो वगैरह वगैरह बोल देते हो। सेम में शायद मम्मी पापा भी गुस्से में ऐसा कुछ बोल गए हो, तो बेटा सॉरी, एंड अभी हमारे बीच में कुछ नहीं, उस समय पे गुस्सा था तो हमारी बात हो गई थी, देखो मम्मी पापा ने जादू की जप्पी दी थी। वैसा करते हुए एक बार प्यार कर ले, तो जो भी नेगेटिविटी आई हुई थी उसके मन में वो धीरे धीरे वो वॉश आउट हो जाएगी, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, नहीं तो बनने जा रहा था वो वहीं पर रुक जाएगा। यस। तो हम जैसे देखते हैं कि घर का एनवायरनमेंट है, बच्चे उससे सीख रहे हैं और ये नहीं मानने को तैयार होते कि बच्चे हमसे सीख रहे हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं, साथ की फैमिली का बच्चा इतना आगे जा रहा है, इतना अच्छा है, फिर हम उसको चैलेंज भी देते हैं, आप नहीं कर पा रहे हो। तो फिर बच्चे के अंदर कहीं ना वो क्या होता है, इंट्रोवर्ट है, अंदर से तो घुट रहा है और वो बोल भी नहीं पा रहा। तो मैंने अपने कॉलेज में खुद देखा है कि बच्चे आते हैं, घर में उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा है, पर जब भी जहाँ प्रूफ करने की बात आती है बच्चा चुप रहता है, कुछ बोल नहीं पाता है। उससे पूछो भी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ तो छोड़ो, अपनी वो ये बोलेगा मैं बोल नहीं पाता, मैं खुल नहीं पाता। तो इन बच्चों को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ इसमें मम्मी पापा का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि बच्चों का कंपैरिजन कभी ना करें। जैसे आपने बताया कि हम वो मार्क्स को लेकर कंपेयर करते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल यदि दो कि एक बच्चा जो मैथ्स में फ़ेल होके आता है, 45% ऑल ओवर लेके आता है, एंड उसके पापा जब उसको डांटते हैं, बोले तो देख पूजा को देख बाजू वाले गौरांग को देख, वो कितने मार्क्स लेकर आया है, गौरांग तो मैथ्स में 100 में से 100 लेकर आया है, और देख उसके 92% आए हैं। इन तब बच्चा कहना चाहता है बट कह नहीं पाता क्योंकि वो इंट्रोवर्ट बच्चा है। तो वो मन ही मन में सोचता है कि पापा आपकी बात सही कि मेरे आए 32 और उसके आए 92, मैं शायद अंडे उबाल के आया हूँ और वो 100 में से 100 मैथ्स में लेकर आया है। पर एक बात कहना चाहता हूँ,
जैसे सबके सामने आपने मुझे टोक दिया, मैं भी आपको टोकूँ तो, आपने मुझे डांट दिया, मैं भी आपको डांटूँ तो, और आपने मेरा कंपैरिजन मार्क्स को लेकर किया, मैं भी आपका कंपैरिजन उनके पापा के साथ, मैं भी ऐसा कहूँ कि गौरांग के पापा को देखो, वो भी तो आपके बचपन के दोस्त थे। उनके घर पे 4-4 गाड़ियाँ पार्किंग में पड़ी हुई है, उनके पास 2-2 ड्राइवर है, और उनका बैंक बैलेंस देखो, उनके पैसे देखो, वो कहाँ कहाँ पर अपने बच्चों को घूमने लेके जाते हैं। और मैं जब आपका कंपैरिजन उनके साथ करूँगा तो आप बोलेंगे घोरी कलयुग है, बच्चे बिगड़ गए हैं। पर मैं किसको जाके कहूँ कि मम्मी पापा बिगड़ गए हैं। सो एज अ पेरेंट, यदि मम्मी का भी, यदि जैसे दक्षा आंटी के हाथ के पाव भाजी खाते खाते पापा यदि गलती से बोल दे कि तेरे हाथ के तो ठीक, बट दक्षा आंटी के हाथ के जो पाव भाजी वो ज़बरदस्त है सही बात तो क्या होगा, तो भूचाल आ जाएगा घर में, राइट। बट वो बच्चा कहता है कि माँ तेरी वो पाव भाजी बनाने के लिए तो सिर्फ 1 घंटे की मेहनत थी, एंड जब तेरा कंपैरिजन हुआ तुझे अच्छा नहीं लगा, तो ज़रा वो तो सोच, ये 52 या 32% लाने के लिए मेरी पूरे साल की मेहनत थी, एंड जब तूने मेरा कंपैरिजन किया मेरे दिल पे क्या बीती होगी। सो वेरी फर्स्ट थिंग, सारे पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा यूनिक है, उसकी फिंगरप्रिंट यूनिक है, उसकी आई का यदि हम स्क्रीनिंग करेंगे वो यूनिक है, सेम वे टंग की प्रिंट भी यूनिक होती है, सेम वे हर बॉडी की फ्रेगरेंस वो भी यूनिक होती है। इसीलिए डॉग एक व्यक्ति को सूंघ ले, उसके बाद में वो 10 किलोमीटर भी कहीं पर भी चल के जाएगा, उसके पीछे पीछे डॉग फॉलो कर सकता है, बिकॉज कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी फ्रेगरेंस और कोई व्यक्ति की नहीं देखने को मिलेगी। सो ऊपर वाले ने, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जैसे जिसको भी हम मानते हैं, उन्होंने हर व्यक्ति को यूनिक बनाया हुआ है। सो मैं कहता हूँ कि वो बच्चा और किसी बच्चे के इसके जैसा हैंड राइटिंग कर दे, उसके जैसा मैथमेटिक्स में पावरफुल हो जाए, इसके जैसा डांस करे, उसके जैसा हैंड राइटिंग या और कोई सब्जेक्ट आ जाए, तो बच्चा खुद के जैसा कब बनेगा? इसलिए बच्चे के अंदर जो खूबी है, यानी इसलिए शास्त्रों में भी कहा, भगवद गीता में कहा है, प्रकृति ही क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः, हर एक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है। सो मंकी है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदेगा, खरगोश है वो ज़मीन पे कूदेगा, वो प्रकृति का हमने स्वीकार किया है। सेम में मम्मी पापा के तौर पे यदि हमने हमारी बच्चे की प्रकृति का स्वीकार कर लिया कि मेरा बच्चा ऐसा है, तो वो शांत होगा, तो वो हैप्पी होगा, तो वो अपने आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। एंड कई बार मुझे मम्मी पापा कहते हैं कि वो तो उसकी जो कैलिबर है, उसकी कैपेसिटी के अनुसार काम नहीं कर रहा है, उसके लिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके भले के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मैं भी तो वही कहना चाहता हूँ, आप अच्छा खाना बनाएं, उसके लिए हस्बैंड कंपैरिजन कर रहे हैं आपका और किसी की वाइफ के साथ, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बोले आप आपकी कैपेसिटी के अनुसार खाना नहीं पका रही हो, उसके लिए कंपैरिजन करें, आपको मोटिवेट करने के लिए क्या अच्छा लगेगा? कंपैरिजन एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड इसीलिए बच्चे को मोटिवेट करने की जगह कंपैरिजन डीमोटिवेट कर देता है। बहुत बार ऐसा ही होता है, राइट। मोटिवेशन रीइंफोर्समेंट हो पर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल। yes. तो ये इंट्रोवर्ट बच्चे को मोस्टली पेरेंट्स यही चाहते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो, अपने आप को एक्सप्रेस करे, हर जगह अच्छी फील्ड में जाए। तो ये मोस्टली बच्चे पर यही रहते हैं कि हम नहीं, इवन टीनेजर्स की भी यही प्रॉब्लम है, या वो सोचते हैं कि हम जैसे हैं अपने पोटेंशियल को नहीं दिखा पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इंटरव्यूज़ फेस नहीं कर पाते। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस है वो बच्चों में कैसे ला सकते हैं? एक्सेलेंट। सो इसमें हम 2 बातों पे ध्यान दे रहे हैं। वेरी फर्स्ट थिंग कि एक इंट्रोवर्ट और नंबर 2 एंड दैट इज़ कॉन्फिडेंट, 2 चीज़ वस्तु है। सो इंट्रोवर्ट होना अलग बात है एंड कॉन्फिडेंट होना अलग बात है। ज़्यादातर बच्चों को वो इंट्रोवर्ट है उस बात का जब परिवार से स्वीकार नहीं मिलता, इसीलिए वो बच्चा खुद के लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, इसीलिए वो ज़्यादातर बात नहीं करता। अदरवाइज मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, राइट। वैसे जितने भी सारे बड़े बड़े लोग या बड़े बिजनेसमैन या किसी को भी आप मिलेंगे, उनको कहेंगे कि आप छुट्टियों में क्या करना चाहते, तो ज़्यादातर कहेंगे हम अकेले रहना चाहेंगे, शांति से अपने समय बिताना चाहेंगे, तो वो भी इंट्रोवर्ट होते हैं। बट फिर भी वो अपनी बातों को रख पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होते हैं। सो 2 चीज़ कहना चाहूँगा। वेरी फर्स्ट थिंग, हम जब बच्चों का और किसी बच्चे के साथ कंपैरिजन करते हैं कि वो ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है, वो अच्छा है बोलने में, वो अलग बात है, वो कॉन्फिडेंट है। बट यदि बच्चा इंट्रोवर्ट है, तो आपने जैसे पूछा कि वो करियर कैसे बनाएगा, लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा। सो बच्चे के लिए करियर है, करियर के लिए बच्चा नहीं है। वो चीज़ ध्यान में रखते हुए हम जो इंट्रोवर्ट बच्चा है उसको IT के फील्ड में डालें,
उसको वीडियो एडिटिंग में डालें, उसको हम डेटा प्रोग्रामिंग, मे बी डेटा साइंस, मे बी वीडियो एडिटिंग, मे बी मैं कहना चाहूँगा प्रोडक्शन का फील्ड हो सकता है, R&D का फील्ड हो सकता है, लेबोरेटरी एंड पैथोलॉजी लैब का फील्ड हो सकता है। वैसे काफ़ी सारे फील्ड है जहाँ पर लोगों के साथ बातचीत करनी होती नहीं है, जहाँ पर पर्टिकुलरली उसको कंप्यूटर के साथ या रिसर्च के साथ या प्रोडक्शन के साथ वहाँ पर वो काम करना होता है। यदि वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनेगा तो बेस्ट द बेस्ट प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके दे सकता है। सो हम बच्चा क्या नहीं कर रहा उसकी जगह पर इंट्रोवर्ट रहते हुए क्या कर सकता है उस पर फोकस करें। एंड यदि वो बच्चा एक्सट्रोवर्ट है तो उसको शांत करने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा बहुत अच्छा बोल सकता है, बहुत अच्छा यूट्यूबर बन सकता है, बहुत ही अच्छा रेडियो जॉकी, बहुत ही अच्छा वीडियो जॉकी, बहुत ही अच्छा न्यूज़ एंकर, बहुत ही अच्छा वो स्टेज शो करने वाला हो सकता है, वो बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। मे बी कोई ऐसा काम जहाँ पर मे बी नेटवर्क मार्केटिंग या होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानर, ऐसे ढेर सारे काम कर सकता है। सो हमें जो बच्चा है उसका स्वीकार करते हुए वो जो पर्सनालिटी है वो कौन सा काम अच्छा कर सकती है उसको लेकर बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। बेसिकली बच्चे को पहचाने, उसकी स्ट्रेंथ को समझें एज ए पेरेंट्स और उस पर काम करें। तो इसीलिए एक छोटी सी पर्टिकुलर बात कहता हूँ, बच्चे की कमी को सुधारना नहीं है, बच्चे की खूबी को निखारना है, वो माता पिता का काम है। बच्चे की खूबी को निखारना माता पिता का काम। बिल्कुल सही कहा। तो ये आप जो कह रहे थे कि ये जो हमारा थॉट है 7 चक्रास हैं, तो ये सारा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। तो स्पिरिचुअलिटी और पेरेंटिंग कहाँ पर मिलती है और कैसे मतलब कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है? सो मैं कहना चाहूँगा स्पिरिचुअलिटी भी है और साइंस भी है, बट जो चीज़ साइंस डिस्कवर नहीं करता उसको हम स्पिरिचुअलिटी बोल देते हैं। बट जो समय पे वो चीज़ वस्तु साइंस भी मानने लगता है तब हम उसको साइंटिफिक कहते हैं। एंड जैसे साइंस लाइफ के हर पहलू के अंदर कनेक्टेड है, सेम वे स्पिरिचुअलिटी भी लाइफ के हर पहलू के अंदर कनेक्टेड है। सो द पेरेंटिंग एज वेल। एंड इसीलिए मेरा ये मानना है कि मम्मी पापा जैसे कोई भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं एंड बच्चे को भी कोई भी स्पिरिचुअलिटी के पाथ में यदि वो डालते हैं तो वो उसके मन को शांत करने के लिए काम करता है। और पतंजलि योग सूत्र के अंदर भी कहा है कि मन के शांत होने से आत्मा और परमात्मा का सारा ज्ञान अपने आप मिल जाता है। सो मुझे काफ़ी बार पेरेंट्स कहते हैं कि सर हम रील्स वगैरह देखते हैं उसमें कितना सारा नॉलेज मिलता है। मैं बोलता हूँ येस वेरी गुड। तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने तो कितनी सारी रील्स देखी होगी राइट? उन्होंने एक भी रील नहीं देखी थी, उन्होंने गूगल पे एक भी आर्टिकल नहीं पढ़ा था, एक भी व्लॉग या ब्लॉग कुछ देखा नहीं था, ना ही पढ़ा था, बट फिर भी उनके पास नॉलेज था। क्यों? क्योंकि उनका मन शांत था। एंड इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मे बी आपका भी अनुभव होगा और हमारे व्यूअर्स का भी, कि जब हमारा मन शांत होता है, मे बी टॉयलेट के वक्त या शावर के वक्त, तभी हमें मैक्सिमम आइडियाज़ आते हैं, तभी हमारा माइंड पॉपअप करता है। लाइफ के काफ़ी सारे सॉल्यूशन ज़्यादातर लोगों ने या तो बालकनी में या तो टॉयलेट में या तो शावर के वक्त निकाले होते हैं, जस्ट बिकॉज उस समय पे मन शांत हो चुका है। एंड यदि हम बच्चों को मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी की ओर डालते रहे तो बच्चों का मन ज़्यादा लंबे समय तक शांत होगा, तो नॉलेज अपने आप मिल जाएगा। सो इट इज़ नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन, इट इज़ अबाउट नॉलेज जो हमें लाइफ में काम में आता है। सोशल मीडिया से एंड बुक से हमें जो मिलता है वो इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो इन्फॉर्मेशन जिसका उपयोग बच्चे नहीं कर पाते। तो बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम कैसे ले जा सकते हैं? मेडिटेशन से या प्रैक्टिस करके? किस तरीके से हम आज के बच्चे स्पिरिचुअल टर्म को ऐसे लेते हैं कि उनके काम की चीज़ नहीं, खास तौर पर टीनेजर्स हों जिनको बहुत ज़रूरत है इस समय, कि अगर हम शुरुआत से ये समझने लगें कि माइंड भी है, बॉडी भी है, सोल भी है, और इन तीनों पर अगर हम काम करते हैं तो हम और अच्छा कर सकते हैं right? चाहे वो फिजिकल वर्ड हो, फिर बाद में दूसरा वर्ड हो। तो स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं अपनी पेरेंटिंग में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बच्चों के लिए? राइट। सो स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से मैं 2 एरिया को लेना चाहूँगा। वेरी फर्स्ट थिंग कि मैंने मेरे स्पिरिट को जाना इज स्पिरिचुअलिटी, वेरी फर्स्ट थिंग। एंड नंबर 2, मेरे अंदर जो स्पिरिट है उससे मैं और किसी की मदद कर पाऊँ और किसी का भला कर पाऊँ, माने मैं किसी का बुरा ना करूँ और मैं किसी का भला करूँ, वो कोई भी धर्म हो, कहीं पर भी हो, स्पिरिचुअलिटी ये चीज़ को मानेगी। और नंबर 2, मैं खुद के स्पिरिट को जानूँ, मैं कौन सी चीज़ से स्पार्क होता हूँ, कौन सा मेरा कीक है वो मैं जानूँ। वो 2 चीज़ कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन ये 2 चीज़ उसको को एक्सेप्ट करेंगे और सभी लोगों में ये 2 चीज़ कॉमन मिलेगी। बाकी की चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है बट ये 2 चीज़ रहेगी
रहेगी. सो नाउ एज अ मदर, एज अ फादर, हम क्या करें? वेरी फर्स्ट थिंग, बच्चे का कौन सा स्पिरिट है, बच्चा कौन से काम को सबसे ज़्यादा एन्जॉय करता है. माने मम्मी पापा बोलते हैं मेरा बच्चा फुटबॉल खेलता है तो खाना भी भूल जाता है, पीना भी भूल जाता है, उसको खिलाना पड़ता है, उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है. मैं बोलता हूँ वेरी गुड, दैट इज़ हिज स्पिरिट. कोई बच्चे ड्राइंग करते वक्त या पेंटिंग करते वक्त खो जाते हैं. मैं कहना चाहता हूँ बच्चे का ऐसा आधा घंटे का 1 घंटे का टाइम ज़रूर से होना चाहिए जहाँ पर बच्चा खो जाए. उसको खाने पीने का एहसास ना हो, वो खुद के अंदर खोया हो, तब जाके वो अपने रियल स्पिरिट को जान पाएगा. वेरी फर्स्ट थिंग. सो बच्चे को आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी बच्चे की एज हो और बच्चे के पास टाइम हो, अकॉर्डिंगली बच्चे को वो फ्री विल टाइम देना चाहिए कि जहाँ पर वो बच्चा अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर पाए एंड कोई ना कोई एक्टिविटी कर पाए. तो वहाँ से वो अपने स्पिरिट को जान पाएगा. एंड नाउ नंबर 2, बच्चे के अंदर कोई भी, जैसे गाय को घास डालना या डॉग को रोटी खिलाना या और कोई भी गरीब व्यक्ति को कुछ देना, समथिंग वैसी कोई भी हैबिट हम डालने की शुरुआत करें तो बच्चे के मन में एक चीज़ होगी जो आजकल के बच्चे में भी शायद पेरेंट्स के पैसों की वैल्यू नहीं करते, जो चीज़ वस्तु देते हैं उसकी वैल्यू नहीं करते, जस्ट बिकॉज कि वो चीज़ वस्तु का एक्सपोजर नहीं है जिसे हम कहेंगे स्कैरसिटी. सो हमारे पेरेंट्स ने काम किया था सर्वाइवल के लिए, हमने सबने काम किया सक्सेसफुल होने के लिए, और हमारे बच्चों को गाड़ी के लिए, एसी के लिए में भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए उनको काम करना है सेटिस्फैक्शन के लिए. तो पहले काम हुआ सर्वाइवल, फिर सक्सेस, अब ना उनको काम करना है सेटिस्फैक्शन के लिए. अब वहाँ पर उनके पास गाड़ी, एसी, जो नॉर्मल सुख सुविधाएं जो हमारे लिए सपना था, वो उनके पास तो डे 1 से है, तो वो काम क्यों करें? तो उसके लिए चाहिए बच्चों को जीवन का पर्पस कि मैं, मेरे पास जो स्पिरिट है, मेरे पास जो अच्छाई है, उससे किसी की मदद करूं. एंड वो मदद हमारे समय में शायद आपने का भी अनुभव रहा होगा कि घर पे जब रोटी बनती थी तो माँ सबसे पहले कहती थी बेटा 2 गाय को और 2 डॉगी को वो जाओ आप खिला के आओ, फिर हम खाना खा सकते हैं. तो वैसी हैबिट, माने देने की हैबिट को हम बचपन से डेवलप करना शुरू करें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बच्चा अपने पास जो टैलेंट है वो किसी के साथ शेयर करने में भी कोई काइंड ऑफ, मैं कहूँगा, कॉम्पिटिटिवनेस फील नहीं करेगा. कोई मेरे से ले जाएगा तो मुझे नुकसान होगा, ऐसा फील नहीं करेगा. एंड ऊपर वाले का नियम है, जो हाथ देने वाला होता है वो हाथ ऊपर वाला कभी खाली नहीं रखता, और जो मांगने वाला होता है वो हाथ कभी भरता नहीं है. सो बच्चे के अंदर हम वो देने की हैबिट को डाल दे तो रियल वे में वो स्पिरिचुअल हो ही सकता है. हमारे शास्त्रों और पुराणों में शुरू से ही बताया गया है कि गाय की रोटी होनी चाहिए, कुत्ते को रोटी जानी चाहिए, कौवे को जानी चाहिए, चींटियों को आटा जाना चाहिए. राइट. सबका एक एक पोर्शन निकाल के रखते थे जिससे एक देने की भावना आती थी, और वो बचपन से ही प्रैक्टिस होती थी. ये अभी बीच में कहीं खो गई है. इसको वापस लेकर आनी है. और साथ ही साथ में जस्ट पहले के समय में जैसे हमें चॉकलेट या कुछ भी देते थे तो बोलते थे चाचा को पूछो, चाची को पूछो, भाई को पूछो, बहन को पूछो, सब लोग मना करेंगे. राइट. वो अब हमें पता चलता है एक ही चॉकलेट थी बट फिर भी सबको पूछने को मिलता था, और हम पूछते तो थे, मन में लगता था कोई हाँ ना बोल दे, सभी मना करते थे. एंड जब हम वो चॉकलेट खाते थे ज़्यादा फ्रूटफुल लगता था. बट आज माँ क्या करती है, ये पकड़ तू तेरा चॉकलेट, ये पकड़ तू तेरा चॉकलेट, चुपचाप तू तेरा खा, चुपचाप तू तेरा खा. शेयरिंग की हैबिट बचपन से 2 भाइयों के बीच में नहीं है, इसीलिए जो एक प्लेट में बचपन में खाना नहीं खा सकते वो एक फ्लैट में बड़े होके कैसे रह सकते हैं. एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ जाती है. हॉस्टल से बच्चे जाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, रूम एडजस्ट नहीं करते, एसी एडजस्ट नहीं कर, और इवन क्विट कर देते हैं अपने जो आपका कंफर्ट जोन है उससे क्विट कर देते हैं. और एक इनडिसिप्लिन आजकल के बच्चों में देखिए, पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा आपके कॉलेज में आके टाइम से उठने लग गया, यही अचीवमेंट है. तो ये इनडिसिप्लिन भी बच्चों में बहुत आ रहा है. तो ये इनडिसिप्लिन है या ये जो ना देने की बात है, ये एकदम से हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं कि पेरेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन, पेरेंट्स निकल जाते हैं घर से बाहर, अब बच्चा अकेला है, वो कैसे डिसिप्लिन हो. राइट. तो इसके लिए हम 2 चीज़ कर सकते हैं. जो पहले जो 7 साल है वो बच्चों के हार्ट के डेवलपमेंट के हैं. फर्स्ट 7 years बच्चों का हार्ट डेवलप करना है, माने लव, केयर, इमोशंस, मे बी सिंपैथी, एम्पैथी, कोई केयर करने वाला वो उसके आजू बाजू हो, वैसा कोई एक व्यक्ति चाहिए या 2 व्यक्ति चाहिए. वेरी फर्स्ट थिंग. उसके बाद की जो 7 years है वो हेड डेवलपमेंट के हैं. सो हेड डेवलपमेंट इज़ व्हाट, नॉलेज, डिसिप्लिन, व्हाट टू डू, नॉट टू डू, ये सारी चीज़ें. सो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, 2 चीज़ें. वेरी फर्स्ट थिंग, हेड को डेवलप करने के लिए हम बच्चों से गोल सेटिंग करवाएं
बच्चे का क्या गोल है, बच्चा क्या अचीव करना चाहता है, वो बच्चे से हम जितना क्लियर कट करवाएंगे और हम बच्चे के साथ बैठते हुए गोल सेटिंग करेंगे, परसेंटेज वाइज क्या करना चाहता है, करियर वाइज क्या करना चाहता है, उतना उसके अंदर डिसिप्लिन आने के चांसेस ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, हम रूटीन सेट करें कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। मैंने मैक्सिमम पेरेंट्स जो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, वन ऑफ द पेरेंट जिन्होंने कहा कि बेटा 10th स्टैंडर्ड में अच्छा मार्क्स लेकर आया एंड उसने बोला हुआ था कि मुझे PS4 PS5 समथिंग कुछ गिफ्ट में देना, हमने वो दे दिया। एंड फिर वो रात के 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक खेलता रहा क्योंकि 10th में अच्छे मार्क्स आ गए थे तो वो साइंस में तो एडमिशन ले लिया, बट 11th ही फेल्ड, 12th ही फेल्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड एग्ज़ाम। फिर पेरेंट मेरे पास लेकर आए, बोले अब बच्चे को एटलीस्ट पास हो जाए तो अच्छा, हमने तो डॉक्टर का सपना देखा था क्योंकि 92% लेकर आया था, अभी तो पास हो जाए तो भी हमारे लिए काफ़ी है। एंड देन आफ्टर उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट गेम, रात को 2 बजे तक 3 बजे तक वो गेम खेलता रहा। जब वो वीड होता है, घास फूस उग जाता है प्लांट के आजू बाजू में, तो हमें क्या करना चाहिए, हम वीड का वेट करेंगे तो वीड उतना फास्ट ग्रो करेगा कि प्लांट को वो मार देगा। सेम चीज़, कोई भी गलत चीज़ या गलत फ्रेंड या कोई भी गलत हैबिट हम मम्मी पापा आजू बाजू में देखते हैं, तो जितना जल्दी आप वो हैबिट को तोड़ देंगे, वो चीज़ वस्तु को बच्चे से दूर ले लेंगे, माने प्रिकॉशंस वाला आप जोन पे चले जाएंगे, प्रिपरेशन वाले जोन पे चले जाएंगे, तो प्रिपेयर करेंगे तो बाद में रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। एंड इसके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों को मे बी टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, वो हम डेली रूटीन को डेवलप करने की कोशिश करें, वरना फिर बच्चों को हॉस्टल में डालना पड़ता है। मम्मी पापा जब डिसिप्लिन में नहीं रहते बोले हॉस्टल में डाल देंगे, हॉस्टल में डालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर संस्कार नहीं मिलेंगे, उसकी जगह पर यहाँ पर डिसिप्लिन एंड संस्कार दोनों माता पिता दे सकते, दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। सही बात है, बिल्कुल सही। तो आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, तो ये आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आप कैसे आए इसमें? सो मेरे लिए सबसे पहले मेरे पापा के द्वारा मेरे अंदर रीडिंग की हैबिट को डेवलप किया गया था। सो 9th स्टैंडर्ड में मैं जब था तो 9th 10th 11th 12th 4 साल मैंने एज ए मैकेनिक के तौर पे काम किया हुआ है, 2 व्हीलर रिपेयर किया करता था। सो स्कूल से गैराज और 700 रुपये सैलरी हुआ करती थी। सो वहाँ पर पापा ने पहली हैबिट जो मेरे अंदर डाली हुई थी, एंड दैट वाज कि कोई भी पॉजिटिव बुक एवरी मंथ लेनी है। तो जब भी सैलरी आता है उसमें से 150-200 रुपये का जो भी आपको बुक पसंद आए वो बुक लेना है। उसके बाद में स्कूल की फ़ीस वगैरह जो कुछ भी खर्चा है वो करना है। उसके बाद में जो पैसा बचे या तो आपके मौत शौक में या तो आपको घर पे जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। बट पापा ने पहली हैबिट मेरे अंदर डेवलप करी थी रीडिंग की। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीडिंग जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सभी लोगों के अंदर मैंने 2 ट्रेड्स पाए। वेरी फर्स्ट थिंग कि वो अच्छा रीडिंग करते हैं, एंड नंबर 2 अपने माइंड को काम रखने के लिए वो मेडिटेशन करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ये 2 हैबिट मेरे अंदर बाय द टाइम 1 ही शुरू हुई, एंड काफ़ी समय से मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमारे पत्री सर का भी यही कहना है, स्वाध्याय, सज्जन सागत्य, मेडिटेशन, शाकाहार, इन 4 पे काम करना है। और स्वाध्याय और सज्जन सागत्य तो मिरेकल है एक तरीके से। जब आप स्वाध्याय मीन्स स्वयं अध्ययन करें और सज्जन सागत्य जो हम आप बैठ के कर रहे हैं, अच्छी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो PMC से आप कह रहे थे आपकी मदर भी जुड़ी हुई थी। यस। तो और साथ ही साथ में पत्री जी के साथ अनुभव हमारा बहुत ही अच्छा रहा है। और अहमदाबाद के अंदर जब भी वो आए हुए थे तो उनका लाइव फ्लूट वाला मेडिटेशन भी करने का हमें अवसर मिला हुआ है। एंड मम्मी काफ़ी समय से जुड़ी हुई है, एंड जो पिरामिड वगैरह बनाना था वो सारी चीज़ों में, क्योंकि मम्मी भी अराउंड 22-25 साल से मेडिटेशन और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो मम्मी का भी इसका अंदर इंटरेस्ट है, तो इसके कारण बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर भी वो इंटरेस्ट है। वो आपके अंदर भी इंटरेस्ट है। सर, आप हमारे साथ आए, PMC हिंदू को आपने अपना समय दिया और इतना जो नॉलेज है आपने पेरेंटिंग के हर विषय को बहुत अच्छे से समझाया, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही ज्ञानप्रद और लाभप्रद सेशन होगा, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, हम सभी के लिए। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, एंड मुझे भी यहाँ पर आते हुए बहुत ही अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज के इस एपिसोड में हमने बातचीत की परीक्षित जी से। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप ये एपिसोड TV पर देख रहे हैं तो PMC हिंदी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
और PMC हिंदी के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।